दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीरज बोर्ड क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए वास्तविक संख्या का पूरा जो है आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से वास्तविक संख्या के ऑलमोस्ट 10 से 12 जो है ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं और 4 ऑप्शन के साथ होते हैं। तो यदि आप लोग अपने गणित के नोट्स नहीं बना पाए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो इस पीडीएफ को ले भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, नीरज बोर्ड क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते बिना किसी देरी के और वास्तविक संख्या के सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड क्लासेस में आपको अभी इसमें और भी बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर ऑल फार्मूलाज, सभी चैप्टर्स के बारी बारी से फार्मूलाज के वीडियो आने वाले हैं। आप देखेंगे कि लगभग 50-100 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से 30 से 40 सवाल तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वास्तविक संख्या जनरली जो है आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे वैसे इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है वास्तविक संख्या को। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय, ठीक है। वास्तविक संख्या को, चूंकि संख्या को 2 भाग में डिवाइड किया गया, वास्तविक संख्या और अवास्तविक, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक संख्या चूंकि हमें पढ़ना है, अवास्तविक संख्या नहीं पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले संख्या की बात हम कर लेते हैं। तो संख्या एक तरीके का किसी भी समूह में कितनी वस्तुएं हैं या कितने नंबर्स में हैं उसको बताने का एक अंदाज है। मैंने जैसे बताया कि संख्या 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होता है वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोलते हैं, एक होता है अवास्तविक जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये काल्पनिक संख्या भी इसको हम बोलते हैं अवास्तविक को, जो कि हमें 11th में पढ़ना होता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा हम इसका थिकनेस जो कम कर लेते हैं, ठीक है। इसका तो हम बात करेंगे अब वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हमने अभी बताया था कि वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक परिमेय संख्या कहते हैं, दूसरे को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम वास्तविक कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो उसमें 1/2, 3/8 जो है आपका परिमेय हो जाएगा और √7, √3 जो है आपका अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कहेंगे किसे? तो परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे उसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q कहने का मतलब कि अंश बट्टा हर के रूप में। p और q कहने का मतलब है कि ऊपर वाले को, जब भी कोई बट्टा का भिन्न होता है उसे हम ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। तो जो अंश और हर के फॉर्म में हो, अंश बट्टे हर के फॉर्म में हो, यानी p/q के रूप में हो, और उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर एक और इसका शर्त होता है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हर में 0 हो जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। किसी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। 0 को किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। या एक तरीका और भी है परिमेय संख्या कहने का कि वैसा रूट में वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। एक तो 1/p/q के रूप में हो गया, है ना, जिसका q नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके बाद रूट में 4 को आप बाहर निकालेंगे, वर्गमूल इसका 2 हो जाता है। √9 को 3 के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरीके से जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। वैसे संख्या जो p/q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे रूट में √2, √5, √7, पाई, ठीक है। तो इस तरीके से अब पाई के लिए एक नोट है
जो कि आपको याद करना है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जितना याद कर लीजिए। पाई जो है, पाई का दो मान होता है। पाई एक तो हम डायरेक्ट पाई के रूप में यूज करते हैं, दूसरा कि हम पाई का मान भी जानते हैं। तो पाई का मान दो मान होता है, एक तो हम 3.14 लेते हैं और दूसरा 22/7 लेते हैं। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका जो मान 22/7 है वो परिमेय होगा। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 देखिए किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है ना। तो ये परिमेय संख्या को रियलाइज करता है, और ये जो है इसको सेटिस्फाइड करता है अपरिमेय संख्या। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद और भी संख्या आती है प्रकृत संख्या के बारे में। तो प्रकृत संख्या यानी गिनती जहां से भी स्टार्ट होती है ना, और जहां तक अंत होती है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर का कोई अंत नहीं होता, अनंत होता है। सबसे बड़ी संख्या गणित में अनंत है। तो गिनती जहां से स्टार्ट होती है उस सभी को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। तो कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप 1 बताएंगे, और सबसे बड़ी में आप बताएंगे अनंत। ठीक है, ठीक। पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो पूर्ण में कुछ और नहीं, प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 का आप ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है। ठीक है, 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सब प्राकृत संख्या है, उसमें 0 ऐड कर दीजिए तो वो जो समूह हो जाएगा वो पूर्ण संख्या का समूह। अब यहाँ पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप 0 बोलेंगे, और सबसे बड़ी में अगेन क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसे जो है आप एन से डब्ल्यू से सूचित करते हैं, और प्रकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का एन, और वो होल नंबर को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। इसी तरीके से पूर्णांक आता है, इंटीजर जिसको हम बोलते हैं। इंटीजर कहते हैं किसको है? नंबर लाइन पे जितनी भी संख्या है, बीच में 0 होता है, और इधर आपको नेगेटिव का नंबर होता है बाएं साइड, दाएं साइड पॉजिटिव का नंबर होता है। तो ये जितनी भी संख्याएं जो नंबर लाइन पे होती हैं वो सभी पूर्णांक कहलाती है। आप इसका परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा है कि गिनती की जितनी भी संख्या चाहे वो धनात्मक हो, है ना, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है या पूर्णांक कहलाती है। और नंबर लाइन पर देखिए, इसी को आप मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये 0 है, ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव, ये तो तीनों नंबर को मिला के हम पूर्णांक बोलते हैं, और इसे हम जेड से सूचित करते हैं। कोई बोल देगा कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, तो माइनस का इन्फिनिटिव, और सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है, तो प्लस का इन्फिनिटिव। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी बात पूछा जाएगा कि 0 के बारे में। 0 क्या है? कभी कभी पूछ देता है कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो आप ये एक चीज देखेंगे, 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव है, 0 के बाएं तरफ निगेटिव है, बट 0 बीच में है, तो इसका आता है ये न्यूट्रल नंबर है। ये न्यूट्रल नंबर होता है, और ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नहीं पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। तो आप 0 के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद भाज्य संख्या के बारे में आता है, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कोई ऐसा नंबर, आपको एक जानकारी के लिए मैं बात बताता हूँ, नोट के लिए आप लिख लीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट साथ साथ नोट भी बनाइएगा। हम ये पीडीएफ तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ साथ आप नोट भी बना लीजिएगा। और वीडियो लंबा हो तो आप प्लीज इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप ही को ये फायदा होने वाला है। ये सारे आप पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक और स्वयं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, नोट के लिए, कि दुनिया के जितनी भी नंबर है वो सभी 1 से कटते हैं। तो सभी नंबर का जो है एक क्या है? गुणनखंड है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भाजक है ना। सभी संख्याओं का एक जो है सभी संख्या का भाजक है। तो वही बोला कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं और हर संख्या भी अपने से कटता है, तो 2 तो कम से कम हर संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा। हर संख्या का मिनिमम 2 गुणनखंड होता है, एक और खुद स्वयं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे या चौथे नंबर से कटता है तो उसे हम भाज्य कहेंगे। ठीक है, और जो नहीं कटेगा वो अभाज्य हो जाएगा। जैसे में कि ये 4 है, तो 4 को कौन कौन नंबर काटेगा? एक तो कटेगा ही, 4 भी कटेगा और 2 भी कटेगा। तो एक और खुद 4 के अलावा एक और संख्या काट रही है, तो उसको हम भाज्य बोलेंगे। उसी तरीके से अगर 9 हो
तो 9 को आप देखेंगे तो 1 कट रहा है, 9 कट रहा है, 3 भी काट रहा है ना, तो ये भी देखेंगे। ठीक है, या इसको हम एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका 2 या 3 या 3 से ज्यादा भाज्य हो, यानी 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड होगा उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। उसी तरीके से अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। वही मैंने बताया कि वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से कटे। उसमें कौन कौन आ जाएगा? 2, 3, 5, 7। अब आप 3 को देखेंगे तो 1 से या 3 से कटेगा, 5 को देखेंगे तो 1 या 5 से कटेगा, है ना। तो वैसी संख्या, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका अधिकतम गुणनखंड कितना हो? 2 हो, यानी अधिकतम फैक्टर कितना हो? 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा नहीं करता। अब एक चीज और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज गाइड, एक तो नोट करने की चीज है जो आप उसको नोट कर लीजिएगा कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य में सम होते ये जितनी भी संख्या 2 देखिए 4, 6, 10, 12 जितनी भी सम संख्या है, दुनिया में कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ के। और ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार रिपीट हुआ है बिहार बोर्ड में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी होते हैं कि 2 जो है एकमात्र सम होते हुए भी अभाज्य है, अदर कोई भी नहीं होगा। तो एक तो इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक और ध्यान देने वाली बात है, आप देखेंगे तो भाज्य में 4 से स्टार्ट है और अभाज्य में 2 से स्टार्ट है, एक ना इसमें है ना इसमें है। तो इसके लिए आप नोट के तौर पे एक चीज और लिख सकते हैं कि एक के बारे में कि एक न तो भाज्य है ना, ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है यानी ना ही प्राइम नंबर है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी सवाल आता है। उसके बाद सम संख्या, सभी को पता होगा कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं, या ऐसे कहेंगे कि जिस संख्या के आखिरी यूनिट अंक 0, 2, 4, 6 हो, है ना, 2, 4, 6 और 0 हो तो वो संख्या सम संख्या होगा। विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित ना होता हो, लेकिन सपोज करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया 5, 6, 8, 7 और इसको कैसे आप बनेंगे, इसको आप भाग करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप इस ध्यान रखिए कि जिस भी संख्या का यूनिट अंक सम संख्या हो, यानी 2, 4, 6, 8, 0 वो सम संख्या हो जाएगा, और जिसका अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो अंत में वो हो जाएगा विषम संख्या। क्योंकि आपको पता है कि गणित में कुल संख्या कितनी है, 0 से लेके 9 तक कुल 10 संख्याएं हैं। तो जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 हो जाएगा सम, जिस भी संख्या का अंत में ये पांचों होगा वो सम संख्या हो जाएगा। और उसके बाद 1, 3, 5, 7 और 9 ये जिसके अंत में होगा वो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सम विषम के बाद नोट करके आपको पता है कि हमको रियल नंबर के जो चैप्टर है उसमें आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी पढ़ना है। तो एक नंबर में ये भी सवाल आता है कि बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालने का तरीका है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिससे आपको 2 नंबर का सवाल आता है कि आप मौसा निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो इसमें हम नोट में कि इस अध्याय में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना तथा अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके अलावा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना तथा किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए शांत या अशांत की पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये सब भी हम सीखेंगे। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड विधि से आप कैसे किसी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं या एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा सामान्य विधि से किसी रफ पन्ना पर ज्ञात कर लेंगे। फिर उस मान को यूक्लिड के, यानी यूक्लिड क्या कहता है कि यूक्लिड कहता है भैया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे हमको सेट करिए, और ये प्रक्रियाएं आप तब तक करते रहिए जब आर का मान हमारा 0 ना आ जाए। तो इस पे भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ए बराबर बी क्यू प्लस आर कुछ और नहीं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी फार्मूला को ये जो कह रहा है यूक्लिड, इस तरीके से हम लिखेंगे, जिसमें ए जो है हमारा भाज्य है, बी जो हमारा भाजक है, क्यू मतलब कोसेंट यानी भागफल, और आर मतलब रिमाइंडर
है ना, शेषफल होता है। तो अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिए हुए संख्या को अभाज्य गुणनफल में बदलने के बाद ही हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। बाकी आप ये फॉर्मूला देख लेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके लिए है, वीडियो को रोक के ये फॉर्मूला देख लेंगे, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी कर देंगे तो इस तरीके का। तो ये सारे आप फॉर्मूला देख लेंगे। तो इन फॉर्मूलों से आपको जो है 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये एक नोट्स के तौर पे भी काम करेगा, ताकि आप लास्ट में एग्जाम टाइम में रिवीजन करके अच्छे से जा सकते हैं। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए होइएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।